हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ विदाशी लर्निंग ऐप पर एक प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चलाया जा रहा है। प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसीज आई थी उनकी प्रिपरेशन अगर आप भी बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको हमारा ये कोर्स ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको इस कोर्स की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले भी पढ़ा है एक अर्लियर वीडियो में, और हमने वहाँ पर यह भी देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एलिमेंट्स यानी तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए यानी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए और क्या अटेम्प्ट्स किए गए थे। तो उसमें हमने देखा था कि डॉबरिनेट ने ट्रायड्स दिए थे, ठीक है, डॉबरिनेट के ट्रिक कहते हैं इन्हें। फिर न्यूलैंड का लॉ आया था, न्यूलैंड का अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद एक और हमारा क्लासिफिकेशन आया है टेलुरिक का हेलिक्स। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है टेलुरिक का हेलिक्स, जो कि AEBD चैंगफोर्टिस ने दिया था, और एक है आपका लोथर-मेयर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टेलुरिक हेलिक्स में बेसिकली इन्होंने एक सिलेंडर, एक बेलनाकार जो होता है आपका सिलेंडर, उसके ऊपर उन्होंने इक्विडिस्टेंट लाइंस खींच दी थी और इसके बाद उसके ऊपर हेलिकल जैसा उन्होंने बनाया था, जिसमें वो देख रहे थे कि जो एलिमेंट्स जब उन्होंने प्लेस किए तो बहुत सारे एलिमेंट्स सेम लाइन पर आ रहे थे, तो उतना अटेंशन लेकिन इसको नहीं मिला, तो ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। ऐसे ही लोथर-मेयर के क्लासिफिकेशन के बारे में भी कहेंगे। इन्होंने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैच करती है जब हम अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला तो हमें भी इसे ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है। क्वेश्चन अगर आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन जो है वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए दिया गया, मान लीजिए आपको ये दे दिए गए, ये फर्स्ट ये ऑप्शन दे दिया, सेकंड ये ऑप्शन दे दिया, थर्ड ये ऑप्शन दे दिया और फोर्थ दे दिया ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये सुने हुए ही ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिए। फिर देखिए, फिर आया था आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी बहुत सक्सेसफुल थी और जितने उस समय तक एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे मेंडलीव के टाइम तक, और सभी को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उसके बाद आई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने? हेनरी मोज़ले ने। हेनरी मोज़ले ने क्या कहा, अभी तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए किससे ऑर्डर में लगाया जा रहा था? एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में लगाया जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उनको सजाया जा रहा था और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ देखी जा रही थी। लेकिन हेनरी मोज़ले का कहना था कि परमाणु द्रव्यमान से ज़्यादा जो परमाणु संख्या होती है यानी एटॉमिक नंबर, वो ज़्यादा बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए इन्होंने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था हमारा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और इससे पहले के क्लासिफिकेशन सब किस पे थे? परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास पे थे। एटॉमिक नंबर पे किसने रखा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा हेनरी मोज़ले ने। अब देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही कहते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी या फिर आवर्त सारणी का लंबा रूप। अब इसमें है हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप्स। कितने पीरियड हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज आपके इस तरीके से, ऐसे जो आपकी रोज बनी हुई है इनको पीरियड कहते हैं। अगर हम नंबर ऑफ पीरियड को देखें, यानी पीरियड का जो नंबर होता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नंबर होता है वो बताता है हमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट। मतलब उसमें जो तत्व उपस्थित है, उस पीरियड में जो तत्व उपस्थित है वो हाईएस्ट कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जा रहा है, एन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, वो हमें पता चलता है पीरियड के नंबर से। अब देखिए, इसके मैंने यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में दिया है। अगर हमारा पीरियड 1 है तो प्रिंसिपल वैलेंस शेल कौन सा होगा? यानी वैलेंस शेल यानी सबसे बाहर वाला, ठीक है, जो हमारा संयोजकता कक्ष होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उसमें जा रहा है? n=1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जा रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि n=1 के लिए कितने सबशेल होते हैं? सिर्फ एक ही सबशेल होता है, जो कि क्या है? s। ये सब हम इससे पिछले वाले क्वांटम नंबर्स वाले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो n=1 के लिए हमारे पास एक सबशेल होता है s। s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पीरियड में कितने हो जाएंगे? 2। तो हम अगर ये देखें कि किस हमारे पीरियड में कौन से नए ऑर्बिटल्स फिल होने शुरू हुए हैं, उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे कि अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाती है? 2, ठीक है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 भी आएगा, लेकिन हाईएस्ट जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में जाएगा। और यहाँ पर आपके कौन से सबशेल्स भरे जाएंगे? 2 के साथ आपके सबशेल्स कौन से नए जो भरे जा रहे हैं? ठीक है, न्यू 2s 2p, s भी भरा जा रहा है, p भी भरा जा रहा है। हमें पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 + 6 कर देंगे, कितने टोटल आ सकते हैं? यहाँ पर 8 एलिमेंट्स आते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल चेक करेंगे तो फर्स्ट पीरियड में आपको हाइड्रोजन और हीलियम केवल 2 ही एलिमेंट्स मिलेंगे, जबकि अगर आप सेकेंड पीरियड चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड में भी नए शेल कौन से भरे जा रहे हैं? 3s और 3p, ठीक है, 3s एंड 3p, वही चीज़ है सेम। यहाँ पर भी 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसीलिए हमें थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ पीरियड पे आते हैं। फोर्थ पीरियड में देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्थ पीरियड है हमारा तो 4 होगी इसकी। कौन से शेल्स भरे जा रहे हैं? सब शेल्स कौन से भरे जा रहे हैं? एक तो आएगा आपका 4s, फिर आएगा आपका 4p, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा आपका 3d, ठीक है। 4d नहीं आएगा, यहाँ पर 3d आएगा। देखिए 3d जो है हमारा यहाँ क्यों नहीं आया? थर्ड पीरियड में क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हमने एनर्जी देखी थी, ठीक है, इस तरीके से यहीं तक बनाती हूँ, जब इस तरीके से हमने एनर्जी देखी थी तो हमने क्या पाया था कि आपकी जो 4s की एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है। पहले 4s भरेगा फिर 3d आएगा, तो क्योंकि 3d की एनर्जी जो है 4s से हाईयर है तो इसलिए 3d बाद में भरा जाएगा। हम उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ से सिर्फ हम 3s और 3p को ही इंक्लूड करेंगे। 3d आया नीचे वाले में। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हुए। 4s, s है आपका, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। d है आपका, d में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। टोटल कर लीजिए 18 आ रहा है। तो हमारा जो फोर्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ की बात करेंगे सेम चीज़ यहाँ भी है। नंबर 6 पे आते हैं। 6 में देखिए n की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब यहाँ पर कौन कौन से सबशेल्स फिल हो रहे हैं? 6s, 4f, 5d एंड 6p, ठीक है। अब इनको आप काउंट कर लीजिए। s में 2, f में 14, d में 10 और p में 6, ये आ गया। टोटल कितने हो गए? 32। हालांकि आपकी पीरियोडिक टेबल को अगर आप चेक करेंगे तो वो 32 एलिमेंट्स आपको वहाँ नज़र नहीं आते, वो सारे के सारे वहाँ फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे 6th पीरियड के लैंथनम के बाद के जो एलिमेंट्स या तत्व है, सीरियम से लेकर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटेशियम तक, ये आपके कैसे हैं? लैंथेनाइड्स में रखे गए। अलग से पीरियोडिक टेबल में नीचे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड की अलग से सीरीज दी गई है। तो ये है आपके लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स। और सेम चीज़ हमें 7th वाले पीरियड में भी देखने को मिलेगी। 7th में भी हमारे टोटल आपके एलिमेंट्स आएंगे 32। इसमें भी यही है कि आपके थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक आपके ये कौन सी सीरीज़ है? एक्टिनाइड्स, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज़ जो है ये अलग से रखी गई है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इसे वहाँ इंक्लूड नहीं किया गया। तो उस हिसाब से आपकी पीरियोडिक टेबल सिमेट्रिकल बन जाती है। अब अगर हम पीरियड्स को देखें तो आपका फर्स्ट पीरियड जो है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स है, ये कहलाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, चलिए ठीक है, सबसे छोटा है। सेकेंड और थर्ड पीरियड को देखिए, ये कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड्स। अगर फोर्थ और फिफ्थ को देखेंगे तो ये कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है, लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। 6th वाला जो है ये आपका लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा है। और 7th पीरियड जो है आपका ये इनकम्प्लीट है, अभी अधूरा है, इसमें और भी तत्व खोजे जा रहे हैं और इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये है आपका पीरियड्स। अब अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स क्या होते हैं आपके? समूह, वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज इस तरीके से थी पीरियड, और इस तरीके से वर्टिकल अगर आप कॉलम्स देखेंगे तो ये आपके क्या होते हैं? इनको कहते हैं ग्रुप्स या समूह। ग्रुप्स कितने हैं? 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स है, ठीक है, 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स है। और अगर हम एक ही ग्रुप की बात करें, एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। मतलब अगर मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देख रही हूँ तो सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में लास्ट में वैलेंस शेल में मुझे इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिलेंगे? 1, ठीक है। सेकेंड ग्रुप की बात करूँगी तो मुझे सब में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 देखने को मिलेंगे।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स या तत्व होते हैं उन सभी का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल जो है वो SPDF ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो वो किस तरीके से है, ये एक बेसिक तरीका मैंने बता दिया इसमें कि पीरियोडिक टेबल हमारी किस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को देखेंगे तो ये आपका हो जाता है S ब्लॉक, ठीक है। फिर 13 से 18th ग्रुप तक अगर आप देखेंगे तो ये होते हैं आपके P ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। 18th ग्रुप जो होता है आपका, इसमें नोबल गैसेस रखी हुई है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कह सकते हैं आप, जो रिएक्टिव नहीं होती नेचर में, ज़्यादा क्रियाशील, बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है। फिर देखिए 3rd से ग्रुप 12 तक ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद जो सेपरेटली हमारे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स रखे हुए पीरियोडिक टेबल के नीचे यहाँ पे सेपरेटली प्लेस किए गए, इनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं डिटेल में। S ब्लॉक एलिमेंट्स या S खंडों की अगर हम बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है आपका NS1 से लेकर 2, यानी S ऑर्बिटल में आपके क्या हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करें तो इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स यानी ग्रुप 2 में जो तत्व है उनकी बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है, धातु हैं ये। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम के बारे में आप जानते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से भी इन्हें कट कर सकते हैं। तो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, नरम होते हैं धातु। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं, लो होते हैं बहुत। और थर्ड देखिए लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि एक आइसोलेटेड एटम मतलब उसके आसपास और कोई एटम्स नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एटम की हम बात कर रहे हैं, जब अपनी गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है, जब अपनी गैसियस स्टेट में होता है तो इस आइसोलेटेड एटम में से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा हमें इसे देनी पड़ेगी, वही होगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो हमारी ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स यानी तत्व होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है कम, यानी ये बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, धन आवेश आ जाता है इन पर। वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा नेचर में, प्रकृति में क्रियाशील होते हैं और इसीलिए अपनी नेटिव स्टेट में हमें कभी नहीं मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे हमेशा। जैसे सोडियम वगैरह की अगर हम बात करें तो हमने इसकी एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी की भी जब बात करी थी हमने देखा था कि ये नेटिव स्टेट में नहीं मिलता, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, अपने क्लोराइड से सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, जिसमें से हमें इसे अलग करना पड़ता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। इसके अलावा ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इजीली दे देगा वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। तो ये क्या है, क्योंकि ये कैटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इजीली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करेंगे एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम, जिसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग होती हैं। और ये कैसे बनाता है, ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। फिर आप बात करते हैं पी ब्लॉक की, यानी पी खंड की। पी खंड जो है आपका यहाँ 13 से लेकर 18 तक आ रहा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका किस सब शेल में जा रहा है, वो पी में जा रहा है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। एस में भी हमने देखा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो किस में जा रहे थे, एस में जा रहे थे, ठीक है, एस सब शेल में। यहाँ पर देखिए तो हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगा, NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे कितना होता है 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर P में जो है ये संख्या वेरी कर सकती है। यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक हम देख रहे हैं तो P में 1 इलेक्ट्रॉन भी आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। फिर देखिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 बिलोंग टू दिस ग्रुप। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे, देखिए इस ब्लॉक में मोस्टली आपके नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, कुछ आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे उपधातु, और बहुत कम इसमें धातु मिलेंगे यानी कि मेटल्स होंगे।
तो प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रुप 1 और 2 की बात कर रहे थे +1 और +2 ही शो करेगा, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर आप देखिए सेकंड है, ये आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। हमें इसमें आयनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे और कोवलेंट कंपाउंड्स भी इन एलिमेंट्स के द्वारा बनाते हुए देखने को मिलेंगे। हायर वैल्यू है यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ जाएगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत हाई होती है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखने की जो क्षमता होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई बॉन्ड है, अगर मैं HCl की बात करूँ, ठीक है, तो Cl कौन सा है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसकी वजह से ये आबंध बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, उसको अपनी तरफ खींच के रखने की जो टेंडेंसी होगी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन तत्वों की। फिर मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, और ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एक चीज़ जो हमारी यहाँ पर रह गई, एलिमेंट्स देखिए, अगर एटॉमिक नंबर 92 जो कि यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, यूरेनियम उत्तर तत्व। और Z = 100 होता है आपका फर्मियम का, फर्मियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं ट्रांस फर्मियम एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं D और F ब्लॉक। D ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं, यानी D खंड की बात करेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है n-1, D में जाएंगे 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स और NS2। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि ये जो आपके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में जाते हैं, आपके NH2 में, यानी S सब शेल में। लेकिन जो पेनल्टीमेट शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल का मतलब है जैसे यहाँ N जो है अभी जो भी वैल्यू हमारी, उससे आप एक कम कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड लास्ट, जो सेकेंड लास्ट सब शेल है हमारा जो D में जाता है आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेनल्टीमेट जो आपका शेल है उसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो वेनेडियम का जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, Z = 23, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आ रहा है आपका 3d3 and 4s2। वैसे तो आपकी n की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, 4, लेकिन पेनल्टीमेट यानी एक कम वाला कौन सा हो जाएगा आपका, ये n की वैल्यू कितनी होगी, n-1, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब ग्रुप्स देखिए कौन से आते हैं यहाँ पे, 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स हैं वो आपके D ब्लॉक में आते हैं, ये वाला। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो यहाँ लेफ्ट साइड को है। ठीक है, मोस्टली सब मेटल्स है, मोस्ट मेटालिक, और जैसे जैसे हम इस तरफ जाते जाएंगे हमें क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स। तो यहाँ मेटल्स हैं और यहाँ से हम जब इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ नॉन मेटल शुरू हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ, धातु से अधातु की तरफ, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हार्ड हाई मेल्टिंग मेटल्स, तो धातु हैं लेकिन कठोर हैं और इनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, हाई होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी इसके जो कॉम्प्लेक्स यौगिक बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनते हैं उनमें रंग होता है, वो रंग दिखाते हैं। आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, यानी आयनिक यौगिक भी बनेंगे इनके और कोवलेंट यौगिक भी बन सकते हैं। पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म तब कोई भी हमारा कंपाउंड या एलिमेंट शो करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो में अगर उसे रखा जाए, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र में उसे रखा जाए, तो वो उससे वीकली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, हल्का सा उसकी तरफ खिंच जाएगा, तो वो होती है पैरामैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिज्म हमारी D ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब उत्प्रेरक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्म एलॉयज़, इसके अलावा इनके मिश्र धातु यानी एलॉयज़ बनते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। फिर बात करते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट्स की। F खंड, F खंड आपका कौन सा होगा, ये जो पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली रखा गया है, 2 सीरीज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर वाली आपकी लेंथेनाइड सीरीज़ है, नीचे वाली आपकी एक्टिनाइड सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों कह रहे हैं, ये लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद शुरू हो रही है, इसलिए इसे लेंथेनॉइड सीरीज़ कह दिया जाता है। और जो दूसरी वाली है वो एक्टिनियम यानी 89 जिसका एटॉमिक नंबर उसके बाद शुरू हो रही है, इसलिए इसे एक्टिनॉइड सीरीज़ कहा जाता है। इन आप एलिमेंट्स को कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी अंतः संक्रमण तत्व।
प्रॉपर्टीज़ वो देखने से पहले देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल देखिए कौन सा होगा, सबसे लास्ट शेल तो हमारा ये है, पेनल्टीमेट शेल हमारा ये है एक कम, और एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है उससे भी एक कम। तो यहाँ हमारी वैल्यू आई n, यहाँ n-1, यहाँ n-2। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो f सब शेल में जाता है, वो होते हैं आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या शो करेंगे ये, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इनका गलनांक उच्च है, डेंसिटीज़ यानी घनत्व इनका बहुत ज़्यादा होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें से ज़्यादातर कलर्ड ही होते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव, यानी हमारी ये जो नीचे वाली सीरीज़ है एक्टिनॉइड सीरीज़, इसके ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। और एक चीज़ और हम देखेंगे, यहाँ हमने कहा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, प्रतिनिधित्व तत्व, या फिर इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और पी ब्लॉक में अगर आप अलग अलग ग्रुप्स में देखेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इस तरीके से जब ग्रुप्स होते हैं, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं, जिसमें क्या आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, वो हेलोजेंस कहलाते हैं। इसके अलावा आपका ये जो कार्बन, ऑक्सीजन, जो भी आप फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके नाम पर उस ग्रुप के एलिमेंट्स की पूरी फैमिली होती है, यानी कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये कहा जाता है। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स पर। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम देखते हैं अब एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या सबसे पहले होती क्या है, किसी भी एटम में अगर मैं एक नाभिक को देखूं तो नाभिक के केंद्र से यानी न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहरी वाले शेल तक का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। अब देखिए एक एटम जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में हो सकता है, मतलब अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, सहसंयोजी यौगिक में है, उसका हिस्सा है, तो फिर उसमें कोवलेंट रेडियस निकाली जाएगी। अगर वो किसी आयनिक कंपाउंड का हिस्सा है तो उसमें थोड़ा और चेंज आएगा रेडियस में। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में जो रेडियस है वो चेंज होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। सबसे पहला है आपका कोवलेंट रेडियस यानी सहसंयोजी त्रिज्या। कोवलेंट रेडियस आपको देखने को मिलेगी कोवलेंट कंपाउंड्स में। कोवलेंट कंपाउंड्स भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब ये है कि मेरा जो मॉलिक्यूल या अणु बना है वो दोनों सेम टाइप के एटम से बना है। यानी अगर मैं कहूँ कि H2 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो एटम्स या दो परमाणु मैंने हाइड्रोजन के लिए, तो उससे मुझे ये आपका होमो एटॉमिक कोवलेंट कंपाउंड मिला है, कोवलेंट मॉलिक्यूल मिला है हाइड्रोजन का। ऐसी अगर मैं Cl की बात करूँ तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, ये कोवलेंटली बॉन्डेड क्या है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। O की बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ये भी क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम कोवलेंट रेडियस कैसे देखेंगे। ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, अणु है, अब इसमें एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। अब इस एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस के सेंटर से इस एटम के न्यूक्लियस के सेंटर तक, ठीक है, यानी इसके नाभिक के इस केंद्र से नाभिक के इस केंद्र तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, दो नाभिकों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा, यानी अंतः नाभिक दूरी। तो अब इसका अगर हम हाफ कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में कितना आ रहा है, 74 पिकोमीटर आ रहा है, इसका अगर आप हाफ करेंगे तो आपको यहाँ पर कोवलेंट रेडियस मिल जाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या मिल जाएगी। तो 74 का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 37 पिकोमीटर। तो ये है होमो एटॉमिक के केस में। अगर मैं हेट्रो एटॉमिक के केस में बात करूँ, यानी जैसे कि मैं HCl मॉलिक्यूल ले लूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी रोल थोड़ा आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मॉलिक्यूल बना है, हम इलेक्ट्रॉन की जहाँ शेयरिंग हो रही है उसका मीन डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज ले लेते हैं उसका। नाभिक से हम जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसका मीन एवरेज डिस्टेंस ले लेंगे, वो हमारी कोवलेंट रेडियस हो जाएगी इन केस ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड बात करते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस की। वॉन डेर वाल्स त्रिज्या देखिए, अब वॉन डेर वाल्स त्रिज्या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे देखी जाती है, दो अलग अणुओं में देखी जाती है। एक अणु मेरा ये है, ठीक है, और एक अणु मेरा ये है। अगर अब मैं देखूं तो ये वाला एटम इस मॉलिक्यूल का हिस्सा है और ये वाला एटम इस मॉलिक्यूल का हिस्सा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बस जस्ट एडजेसेंट है, अगल बगल में। अगर मुझे
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिले और मैं उसका हाफ करूँ तो मुझे मिलेगी वॉन डेर वाल रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस हम किस में देखते हैं, दो एटम्स में देखते हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का हिस्सा हैं लेकिन एक दूसरे के जस्ट अगल बगल एडजेसेंट है। तो अगर मैं इस एटम और इस एटम के बीच का ये डिस्टेंस देखूँगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है इसका अगर मैं हाफ कर दूँ ये, तो ये मुझे मिल जाएगी वॉन डेर वाल रेडियस। अब अगर वॉन डेर वाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस को मैं कंपेयर करूँ तो कोवलेंट रेडियस हमेशा वॉन डेर वाल रेडियस से कम होती है। ऐसा क्यों? देखिए कोवलेंट रेडियस जो है वो किससे बन रही है, वो तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बन रही है। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल की हम बात करें, एक ही मॉलिक्यूल में जब शेयरिंग हो रही है तो वो एक दूसरे काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जबकि हम वॉन डेर वाल रेडियस जो देख रहे हैं वो तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो आपकी कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है। फिर तीसरी हम बात करेंगे मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस की, जिसे हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। धात्विक त्रिज्या का अर्थ है कि हमारा जो मेटल लैटिस होता है, यानी धातु की जो जाली होती है उसमें अलग अलग मेटल एटम्स जो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, उनके बीच के डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें तो हमें मेटालिक रेडियस मिल जाएगी। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इन द मेटालिक लैटिस, ठीक है। तो मेटल की जाली में जो दो हमारे मेटल के एटम्स अगल बगल एडजेसेंट है उनके बीच के डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमें रेडियस मिल जाएगी मेटालिक रेडियस। अच्छा, मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कोवलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस से भी कम होती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो आपके कोवलेंट बॉन्ड से वीकर बॉन्ड है, ठीक है, कमज़ोर है। और नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हम आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस आपको किस में देखने को मिलेगी, आपको आयनिक यौगिकों में देखने को मिलेगी। आयनिक यौगिक किससे मिलकर बना है, कैटाइन से और एनाइन से, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन जिस पे धन आवेश होता है, नेगेटिवली चार्ज एनाइन जिस पे ऋण आवेश होता है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि नाभिक से आयन का जहाँ तक इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक उसका प्रभाव है, वहाँ तक की डिस्टेंस देखी जाती है, वो होती है उसकी आयनिक रेडियस। मतलब अगर मैं कैटाइन की बात करूँ तो ये कैटाइन का सेंटर है, सेंटर से लेकर जहाँ तक कैटाइन का प्रभाव है, कैटाइन का इन्फ्लुएंस है, वहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा कैटाइन का रेडियस। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का कैटाइन रेडियस है। ऐसे ही एनाइन के लिए भी देख सकते हैं, एनाइन के सेंटर से जहाँ तक एनाइन का इन्फ्लुएंस है वहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस चेक करूँ तो वो हो जाएगी मेरी एनाइन की रेडियस। अब आप इस मॉलिक्यूल में देख रहे होंगे कि मैंने कैटाइन को छोटा बनाया है और एनाइन को बड़ा बनाया है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो साइज़ होता है कैटाइन का वो पेरेंट एटम से कम होता है। पेरेंट एटम मतलब जिससे वो कैटाइन बना है, ठीक है। तो कैटाइन का जो साइज़ है वो उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, लेकिन अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन का साइज़ इसका जस्ट अपोजिट पेरेंट एटम से बड़ा होता है। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हम Na का एग्जांपल लें। सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम यहाँ पे हमारा पेरेंट एटम है क्योंकि इससे हमारी कैटाइन बन रही है सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव बन रहा है। तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव कैटाइन में। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात करूँ तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, प्रोटॉन्स भी 11 हैं। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचे 10, लेकिन इसके बाद प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 11। तो अब यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर आकर्षक बल लगा रहे हैं। तो यानी अब जो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला प्रभावी आकर्षक बल है वो बढ़ गया है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा खींच लेता है और हमारे कैटाइन का साइज़ हो जाता है छोटा। अगर हम क्लोरीन की बात करें, ठीक है, क्लोरीन क्या बनाता है, एनाइन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद क्या बन गया, Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स यानी प्रभावी आकर्षक बल जो है प्रोटॉन्स का हर इलेक्ट्रॉन पे, वो कम हो जाएगा और इसी वजह से उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फैल जाएगा। तो कैटाइन जो होती है हमेशा पेरेंट एटम से छोटी होती है और एनाइन जो होती है हमेशा पेरेंट एटम से बड़ी होती है। अब देखते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी एटॉमिक रेडियस पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में या पीरियड में और ग्रुप में कैसे वेरी करती है। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो आपकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड बाईं से दाईं ओर जाने पर कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती है, घटती है। अब इसका रीज़न वैसे हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी से यहाँ पर समझ लेते हैं।
अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो कितना होगा, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। यहाँ हम देख रहे हैं कि शेल नहीं बढ़ रहे, लेकिन लास्ट वाले शेल में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी कि यहाँ पर इनका क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर जो बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। प्रोटॉन्स के बढ़ने का मतलब है इनका अट्रैक्टिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स पे वो भी इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। और क्योंकि यहाँ पर शेल नहीं बढ़ रहा, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, सेकेंड शेल में ही आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होता जा रहा है, तो प्रोटॉन क्या करेंगे, जैसे जैसे उनका अट्रैक्टिव फोर्स इस पर बढ़ता जाएगा, वो आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहरी वाला शेल है उसे अपनी ओर और ज़्यादा पुल कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए एटम का जो साइज़ है लेफ़्ट टू राइट जाने पर छोटा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अगर हम ग्रुप में यानी इस तरीके से टॉप टू बॉटम समूह में देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैं यहाँ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स देखूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर क्या है 1, 3, 11, 19। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी तो हाइड्रोजन का 1 होगा, ठीक है, ये के शेल में आ रहा है। और अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो Kl शेल आ गया यहाँ पर, सोडियम की बात करूँगी तो Kl M शेल भी आ गया यहाँ पर, और पोटेशियम की बात करूँगी तो यहाँ पर N शेल भी आ गया। हाउएवर यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो तो बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक नया शेल भी बार बार ऐड होता जा रहा है। जैसे ही हम यहाँ से हाइड्रोजन से लिथियम पे आए, हमारे पास एक शेल और ऐड हो गया, फिर हम लिथियम से सोडियम पे आए, एक और शेल ऐड हो गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल का हुआ, फिर सेकेंड शेल में यहाँ तक हो जाएगा, फिर एक और शेल आ गया तो यहाँ तक हो जाएगा। तो हर बार जब नया शेल ऐड हो रहा है तो इससे नाभिक से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर। इसके बाद एक बात कर लेते हैं, वेरिएशन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब है वो आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इक्वल है। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन की यहाँ बात करूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन और बाहर से लिए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। सेम ऑक्सीजन के लिए भी 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 बाहर से लिए हैं, 10। फ्लोरीन 9 होते हैं, एक बाहर से लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैटाइन पे आ गए, कैटाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सोडियम जो है वो 11 होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो यहाँ पर कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। यही मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, ठीक है, आयंस हैं, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी के पास क्या है, सेम है। अब इस केस में अगर हमें साइज़ में अरेंज करने के लिए कह दिया जाए कि छोटे से बड़े साइज़ की तरफ लगाओ, तो हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। हमें पता है कि जो कैटाइन होती है उसका साइज़ पेरेंट एटम से छोटा होता है, और जो एनाइन होती है तो उसका साइज़ पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली कैटाइंस पहले आएंगी, उनका साइज़ छोटा होगा, लेकिन एनाइंस जो है बाद में आएंगी, वो उनका साइज़ बड़ा होगा। लेकिन इसमें भी हम ये देखते हैं कि कैटाइंस में जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, जैसे इसमें सिंगल पॉजिटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें 3 पॉजिटिव है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज़ और ज़्यादा छोटा होता जाएगा। यानी सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का सबसे छोटा साइज़ होगा, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर आएगा सोडियम 2 पॉजिटिव। अब एनाइंस की केस में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, इसमें जितना ज़्यादा चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद साइज़ होगा फ्लोरीन नेगेटिव का, फिर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में इस तरीके से आप अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक रेडियस। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.